हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 3 में। मैं नीरज झा, फिजिक्स फैकल्टी, और आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 यानी सेमेस्टर 3 फिजिक्स एमजीसी 04 के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, समझ गए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज देखा जाए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस का डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो बीएससी फिजिक्स तो आप देख ही रहे हो, जिसमें एमजेसी प्लस एमआईसी कवर किया जा रहा है। साथ में हमारे पास जूनियर कोर्स अवेलेबल है, जिसे बोलते हैं 11th और 12th। तो अगर कोई आपके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, तो उनको आप सपोर्ट करो, रिकमेंड करो कि 11th 12th के लिए हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करें। समझ गए? हमारे यहाँ क्या क्या फीचर्स है, तो बच्चे हम बात करा दें। सबसे पहले लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर होता है। आपको अगर देखना है डेमो क्लास, आप जाके यूट्यूब पे ऐप पे देख सकते हो डेमो क्लास। चैट विद टीचर, टीचर के साथ आप बात कर सकते हो। फ्री पीडीएफ मिल सकता है। और जो भी यूट्यूब पे सेशन स्टार्ट है या सेशन हो रहा है, उस सब का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ठाकुर सर एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां फ्री पीडीएफ में आपको हर एक नोट्स मिल जाएगा। चलिए तो बच्चे स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट हमारे पास देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ दो यूनिट को कंबाइंड करके रखा गया है, समझ गए, जिसके अंदर 4 क्रेडिट होता है। 4 क्रेडिट में 3 थ्योरी होगा और 1 प्रैक्टिकल होगा, समझ गए। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। चलो बच्चे हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मींस होता है रुका हुआ। तो जब आपका चार्ज अगर रुका हुआ है, यदि चार्ज आपका एट रेस्ट में हो, तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। लेकिन जब चार्ज आपका क्या चीज में हो? मोशन में हो, तो पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। और जब चार्ज आपका एक्सेलरेट हो जाए, तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा प्लस, तो उस पर रिपल्सन फोर्स लगा देगा, समझ गए। या अगर माइनस कोई चार्ज आता है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, उस पर लगा जाएगा अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा, समझ गए। तो क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बनाता है, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस रिपल्सन फोर्स लगाएगा वो फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो फील्ड उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो चार्ज के द्वारा बनाया गया यह फील्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, समझ गए। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल हम सब पढ़ चुके हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। यहां पूछ सकते हैं किसी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो के क्यू बाई आर होगा पोटेंशियल। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यानी कि स्फीयर है, जब इसको आप चार्ज देते हो तो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है। अब सरफेस पे चार्ज आ गया तो सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस पे कितना होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे बात करें कि सरफेस दो तरह का हो सकता है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अगर होलो स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और सॉलिड स्फीयर है बच्चे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। चलिए फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ हम पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ क्या होता है? तो गॉस लॉ फाई इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, इज कॉल्ड गॉस लॉ। जहां क्यू को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ई नोट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर होगा तो गॉस लॉ कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पढ़ने वाले हैं, समझ गए। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे थीन सीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्फेरिकल सेल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सभी चीज में पढ़ने वाले हैं। फील्ड ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मींस क्या होता है? दो, पोल मींस क्या? दो चार्ज वाला, दो अपोजिट चार्ज वाला पोल क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा। मतलब अगर बताया जाए तो यहाँ पे आप देखो माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों को अगर आप 2a डिस्टेंस पे रख देते हो तो यह सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। अब पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है डायपोल के कारण, तो बता दूं डायपोल के कारण दो तरह का फील्ड बनेगा, एक एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे। अगर एक्सियल लाइन है तो 2kp/r³ होगा, अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो kp/r³ होगा। सेम टू सेम पोटेंशियल क्या होता है डायपोल के कारण, तो kp cos θ/r² होता है। फिर बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फिर पढ़ेंगे क्वाड्रुपल के कारण, यानी बहुत सारे चार्जों के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण, यानी चार्ज स्फीयर है उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, तो U = क्या हो जाता है, K Q1 Q2/R हो जाता है ना, Q1 Q2 दो चार्ज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग लेप्लास इक्वेशन और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कहाँ इसका एप्लीकेशन है वो हम समझेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस इक्वेशन के जरिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू कांस्टेंट K होता है, समझे, तो उसका क्या रोल है, क्या रोल होगा, तो फील्ड इन मैटर में पढ़ेंगे, समझ गए। दूसरा क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी किसी भी मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उसके अंदर डेवलप हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हालांकि देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझ गए, तो जिसकी वैल्यू क्या होगा, तो K = होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। फिर पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर। फिर पढ़ेंगे सरफेस चार्ज एंड बाउंड चार्ज, सरफेस जो चार्ज होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या इफेक्ट हो सकता है। फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी में पढ़ेंगे, और फिर तीनों में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। चलो फिर बात करें बता मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या हो सकता है, तो जिसमें चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाए तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं ना हम, इसमें चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, इसके चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं B से, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, डिनोट करते हैं T से। अब यदि मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पहुंच जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे लगाएगा फोर्स, वो फोर्स कितना हो जाएगा, QVB sin थीटा हो जाएगा। या मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आप कहाँ रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगाएगा, वो फोर्स क्या हो सकता है, ILB sin थीटा हो सकता है। जहां I करंट होता है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा, B मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड द sin थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। चलो फिर हम बात करेंगे टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, यानी ये कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको कहां रख दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसी रोटेशन को क्या बोलते हैं अपन, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, जहां P को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, उस कपल ऑफ फोर्स को बोलेंगे टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करने लग जाता है। चलिए फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, तो आप सभी को याद होगा, dB = होता है μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। ये क्या होता है, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ हमेशा स्मॉल एल लेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ। और इसका सिंपल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सिंपल एप्लीकेशन मतलब क्या, एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक सर्कुलर कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर लूप, यानी एक सर्कुलर लूप है, एक कंडक्टर को हमने सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, उसमें करंट फ्लो कराया, समझ गए, तो अपने चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल
इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ को हम 12 डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है। फिर पढ़ेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी जब किसी मैग्नेट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, उसी को बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, तो इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट हो जाएगा। यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट होता है, जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसका एप्लीकेशन भी समझेंगे कहाँ यूज होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे करंट कैरिंग वायर के कारण। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर पे हम कॉपर वायर से वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सोलेनॉइड। क्या बन जाएगा, ये सोलेनॉइड बन जाएगा। तो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस बी को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट एन आई। क्या बोल देंगे, म्यू नॉट एन आई हो सकता है। लेकिन बात करेंगे जब टोरॉइड की, टोरॉइड क्या होता है, तो जब सोलेनॉइड को आप सर्कल की फॉर्म में अगर बेंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। इसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों हम लोग क्वांटिटी देखेंगे। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं म्यू आर से। म्यू आर बराबर क्या होता है, तो म्यू एम बाई म्यू नॉट हो जाएगा। यानी दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड ये परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये दोनों का रेशियो अगर ले लें तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाएगा। अब बात करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो मान लो इस कमरे में, इस क्लासरूम में एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने निकेल को रखा तो निकेल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब कितना इजीली मैग्नेट बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाएगा। फिर बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। देखो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जिसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इसको कितना मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के उस इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन और मैग्नेटाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये समझेंगे। फिर हम बात करेंगे मैटर में कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, वो समझेंगे बच्चे। और बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे क्या करंट फ्लो करेगा, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है, तो U बराबर आ जाता है माइनस एम बी कॉस थीटा, तो ये एनर्जी होगा। फिर आगे पढ़ेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हालांकि आप जानते हो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, करंट को डिटेक्ट करना और बहुत स्मॉल करंट को मेजर करना। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण क्या होता है, यानी डैम्पिंग क्या, वाइब्रेशन एक तरह से। तो कैसे हम किसी कंडक्टर में हम अगर करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें डैम्पिंग होना, वाइब्रेशन होना। फिर पढ़ेंगे लॉगरिथम डैम्पिंग पढ़ेंगे, एंड क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, CDR क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मजा आता है पढ़ने में। चलो हम बात करें नेक्स्ट यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो क्या, इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। इंडक्शन मतलब क्या, विदाउट कांटेक्ट, यानी विदाउट कांटेक्ट अगर मैग्नेट के द्वारा जब किसी क्लोज कॉइल में करंट फ्लो हो जाए, समझिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसका फर्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। फैराडेज लॉ क्या होता है, तो ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाई डी टी। जो फाई है वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, यानी कह रहे हैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो एक ईएमएफ डेवलप होगा, और ईएमएफ को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं क्या हम, वोल्टेज। यानी वोल्टेज होगा तो करंट इंड्यूस करेगा, वोल्टेज होगा तो करंट इंड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। फिर बात करेंगे लेंज लॉ क्या होता है। जब किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड
चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। यानी इस कॉइल के अंदर ईएमएफ अगर डेवलप होता है तो बाद में यही ईएमएफ अपने कारणों का अपोज करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ डेवलप हुआ है, उसी को बोलते हैं लेंज लॉ। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है आप समझिए कि मैं खुद एक कॉइल हूं, मैं अपने अंदर करंट फ्लो करा रहा हूं, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो मेरे अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। अब मैं करंट इंड्यूस करूंगा, तो ये ना मैं अपने अंदर ईएमएफ खुद अलग अलग करंट की वजह से इंड्यूस किया है, तो मेरा सेल्फ इंड्यूस हुआ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि मैं क्लोज कॉइल हूं, मेरे बगल में एक और कॉइल है, मेरे बगल में एक और कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंज होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मेरे अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। यानी बगल में रखे गए कॉइल के कारण अगर मेरे अंदर बगल में रखे गए कॉइल के कारण अगर मेरे अंदर ईएमएफ डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। समझे? अब सोलेनॉइड के कारण सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर करंट कैरिंग लूप पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी इंडक्शन के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो E इक्वल टू होता है हाफ LI² होता है, जहां L को बोलते हैं इंडक्टर, I को बोलते हैं करंट। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, तो उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, समझिए। फिर पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्किट। एसी मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होता है जहां I इक्वल टू क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां करंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अब उस एसी सर्किट में किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करेंगे ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पढ़ेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है? तो रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर के अंदर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के अंदर पाए जाने वाले रिएक्टेंस को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ गए? फिर पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, LCR सर्किट। LCR में L को बोलते हैं इंडक्टर, C को बोलते हैं कैपेसिटर, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को एक सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या इंपीडेंस होगा, और फिर इसको पैरेलल करेंगे तो क्या इंपीडेंस होगा। फिर बाद में करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? तो जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस के, तो उस वक्त सर्किट रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। फिर पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट मतलब क्या? हम लोग निकालेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? तो बच्चे देखिए IRMS, RRMS, cos फाई। cos फाई से क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। समझ गए? तो cos फाई क्या होगा? पावर फैक्टर होगा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या? VRMS इंटू IRMS cos फाई। तो ये हो सकता है आपका क्या? एवरेज पावर। और ये पावर आपको पाया जाता है एसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। चलो तो बच्चे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सेमेस्टर थ्री MGC 04 का सिलेबस डिस्कस किया। हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर में बच्चों काफी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।